So hello everyone. Today we are going to see a topic called sensitivity analysis in linear programming module. So this is the part of advanced linear programming module. ठीक है, तो हम लोग एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में भी n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, पर हम लोग जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए. तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी एनालिसिस. ओके, so sensitivity analysis is a problem that has been once basically that has been defined as कि एक बार आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है, राइट. वंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ बीन attained, it may be desirable to study how the current solution changes when the parameter of the problems are changed, right. So फॉर एग्जांपल आपने किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन अटेन कर लिया, ऑप्टिमल सोल्यूशन. अच्छा, उसके बाद कोई अगर आपको पूछता है कि उस प्रॉब्लम में मॉडिफिकेशन कोई अगर कर देता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर सपोज 100x1 था, वो 100 को चेंज करके वो 150 कर देते, और वो आपसे पूछने कि नाउ यू टेल मी कि व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट चेंजेस वुड बी सीन इन द फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो एक तो मेथड ये है कि आप पूरा सिंप्लेक्स वापस से सॉल्व कीजिए, ठीक है. दूसरा ये है कि आपको सिंप्लेक्स का शॉर्टकट पता होना चाहिए कि सिंप्लेक्स का बेसिकली पिन पॉइंट कि आप सिंप्लेक्स, अब हाउ कैन यू डायरेक्टली फाइंड द इफेक्ट ऑफ दोस चेंजेस इन ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो देयर वुड बी सम वे, राइट. सो वो उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं कि आपको पूरा सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट फाइनल आंसर में क्या होगा, ठीक है. तो यही जो एक फीचर है सेंसिटिविटी एनालिसिस लीनियर प्रोग्रामिंग का. सच एनालिसिस कन्वर्ट्स द static linear programming into dynamic tool to study the effect of changing conditions such as any changing condition in business, okay, so an industry. So this is very helpful in analyzing things once the optimal solution has been reached, right. They can even think of increasing or decreasing resources just to increase the profit or maybe just to reduce the cost. So हम लोग अब देखेंगे इसमें कि क्या क्या टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप्स हैं, पर हम लोग फोकस करेंगे 3 टाइप पे. फर्स्ट है कि अगर कोई चेंज करता है, चेंजेस इन RHS ऑफ कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच होने के बाद अगर कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड को कोई बदल देता है, ठीक है, तो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे चेंज होगा, हम लोग वो देखेंगे पहले. सेकंड जो रहेगा वो चेंजेस इन कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का में जो भी कोएफिशिएंट है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया 100x1, तो 100 इज़ द कॉस्ट कोएफिशिएंट बिकॉज वो बेसिकली डायरेक्टली कॉस्ट सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और जो लास्ट वाला होगा वो होगा चेंजेस इन कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अगर कंस्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट को कोई चेंज कर देता है, ठीक है. तो यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. since see advanced linear programming is very vast, there are basically 11 different types of changes that you can do in a linear programming problem, ठीक है. पर to cover all those I think एक अलग से एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इन दिस ऑपरेशन रिसर्च लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर सीरीज़. हाँ, ये है कि एडवांस ऑपरेशन रिसर्च हम अगर लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम ज़रूर सारे के सारे कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है. सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेंजेस इन RHS ऑफ अ कंस्ट्रेंट. तो पहला टॉपिक रहेगा, अगर हम RHS को चेंज करते हैं
अब यहाँ पे मैं आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी प्रॉब्लम लूँगा ना, मैं डायरेक्टली उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ही बनाऊँगा, बिकॉज इट इज़ नो, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम इन सॉल्विंग अगेन द सिंप्लेक्स मेथड, राइट। सो मैं डायरेक्टली ऑप्टिमल सोल्यूशन का ही टेबल बनाऊँगा, so that we can focus on the method of sensitivity analysis. So the problem is maximize z is equal to 5x1 plus 12x2 plus 4x3, right, and the constraints are subject to x1 plus 2x2 plus x3 less than or equal to 5, and similarly 2x1 minus x2 plus 3x3 equal to 2, राइट। तो अब ये देख के आपको पता चलेगा यहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्वल टू साइन है, सो आई विल ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, राइट। अभी क्वेश्चन में बोला है कि आपको अगर RHS ये जो phi 2 है, ठीक है, this phi 2, sorry, 5 2 when we change it to 7 2, right. So discuss the effect of RHS being changed from 5 to 7 2 in the optimal solution, ठीक है। तो इसका effect on optimal solution क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन का एक टेबल बना देता हूँ, सो दैट हम डायरेक्टली मेथड पे आ जाएं। सो गाइज मैंने डायरेक्टली इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे देखिए ये सारे ऐसे लिखे थे मैंने, और पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आया ये सोल्यूशन। तो जहाँ पे मुझे देयर आर 3 वेरिएबल्स, नॉन बेसिक x1 x2 x3, राइट। तो पर मुझे फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन में x3 नहीं आ रहा है, सिर्फ x2 और x1 ही आ रहा है, विच इज़ 8/5 एंड x1 इज़ 9/5। सो putting the values in optimal solution z max, z, we get z max as 141 divided by 5, right। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। इस प्रॉब्लम में मुझे बोला है कि आप 5 2 जो था 5 2, ठीक है, इसको चेंज करके 7 2 करिए, और फिर मुझे ये जो वैल्यू है ये कितना आएगा, बिकॉज राइट फाइनल सोल्यूशन में ये दो आए वेरिएबल्स, सो इनमें क्या चेंजेस होंगे अगर मैं 5 2 को 7 2 कर देता हूँ, तो बेसिकली इनमें क्या चेंजेस होंगे, राइट। अब इसमें जो चेंजेस होंगे इसको ध्यान दीजिए आप, सी इसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस बेसिक वेरिएबल के जो वैल्यूज़ हैं इस पर। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, बट वी आर नॉट सीइंग दिस प्रॉब्लम इन डिटेल सेंसिटिविटी एनालिसिस। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा, दैट इज़ 2/5 1/5 -1/5 एंड 2/5, दिस इसे हम टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स को हमको बेसिकली 7/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नए वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए आप ऑप्टिमल, लेकिन ये चीज़ देखना कि ये टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट आपके फाइनल जो ऑप्टिमल सोल्यूशन का टेबल हो उसी के बेसिक वेरिएबल के वैल्यूज़ लेना, ठीक है। इटरेशन और भी कोई नहीं, जो फाइनल इटरेशन हो जहाँ पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला उसी के बेसिक वेरिएबल का जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, इट कुड बी 2/2, इट कुड बी 3/3 मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है, पर यहाँ पे हमें 2/2 मिला है। सो ये मैट्रिक्स को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे ये नया वैल्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। सो आई विल डू इट फॉर यू। सो नाउ न्यू x2 x1 इज इक्वल टू, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है, बी इनवर्स, पर ये हम नहीं देखेंगे। बेसिकली ये बी इनवर्स क्या होता है कि हम ये दोनों ले रहे हैं, राइट, ये x2 और x1। सो x2 x1 हम, अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊँ कि ये कैसे काम करता है, सो सी x2 x1
का जो वैल्यू है, जो इन बेसिक जो इनिशियली जो टेबल में मुझे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मिल रहे थे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट, उसको जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करता तो मुझे ये मिल जाता है. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग थिंग, तो ये इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टडी, राइट. तो हमको क्या मिल गया, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट 2/5 माइनस 1/5 1/5 एंड 2/5, करेक्ट, इंटू बी और आप उसको या तो आप उसको RHS करिए, ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. सो RHS मेरा पहले 5/5 और 2 था, अभी क्या हो गया 7/2. सो मैंने जो फाइनल सोल्यूशन है उसको जब मैं मेरे ओरिजिनल RHS से चेंज RHS से मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई विल गेट अ न्यू दिस थिंग, राइट. अगर आपको और इजीली समझना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जस्ट टू वैलिडेट दिस. आप ना ये टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट को 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको देखिए ये मिलेगा. जो मेरा इनिशियल ये था ना, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस. तो सिमिलरली आप चेंज वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया RHS मिलेगा. सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. सो नया अगर हमको वैल्यूज़ देखें, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो आई विल गेट 2 rows and 1 column, right, which is 12/5 and 11/5 as my new values. ठीक है. सो ये पहला मेथड था जिसमें कि हमने RHS को चेंज किया और उसका इफेक्ट फाइनल सोल्यूशन में क्या आएगा वो देखा. ठीक है. तो आपको यही करना है, आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन का टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपके न्यू RHS से, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. सो गाइज नेक्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस में, जहाँ पे कि हमको कंस्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट को अगर चेंज किया गया है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्टली लिख दिया हुआ है टू जस्ट टू सेव टाइम. ठीक है. ये दिस इज़ द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में अगर बोला गया कि ये 7/3 जो है, ठीक है, मैं प्रॉब्लम एक बार बता देता हूँ आपको पहले. देयर आर 4 वेरिएबल्स, राइट, एंड 2 कंस्ट्रेंट्स विद 2 सरप्लस वेरिएबल्स, राइट, जो हम ऐड करने वाले हैं जस्ट टू मेक इट इक्वल, राइट. तो मैंने S1 S2 ऐड किया. अच्छा, इसके बाद अगर ये कोएफिशिएंट जो है 7/3, इसको अगर मैं चेंज करके 7/5 करता हूँ, ठीक है. अब ये x1 का कोएफिशिएंट है, बट ऑब्वियस है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी कुछ तो चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि x1 का वैल्यू चेंज होगा. सो व्हेन आई चेंज दिस 7/3 टू 7/5, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन दिस वन, ठीक है, वो मुझे फाइंड करना है. या मुझे डायरेक्टली ये वैल्यू चेंज वैल्यू मिल जाएगा अगर मैं इसे चेंज करता हूँ. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर, मैंने बताया आपको कि आपने ऑलरेडी इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला है. तो ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझे क्या मिल रहा है, x2 और x3 के वैल्यूज़, x1 और x4 जो है वो नहीं है, वो ज़ीरो रहेंगे, राइट. सो x1 और x2 का वैल्यू जो है 800/3 x3 आ रहा है और 40/3 x2 आ रहा है. ठीक है. तो ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बराबर. अब अगेन यहाँ पे मेरा दिस इज द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ठीक है. कैलकुलेट पाई. ठीक है ना. पाई इज अ नोटेशन. ठीक है. और मे बी यू कैन give any name that you are okay with. So I will represent that as a pi. ठीक है. So basically पाई कैसे निकालते हैं, देखिए, इज इक्वल टू CB इंटू B इनवर्स. ठीक है. अब ये B इनवर्स मतलब टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट विच इज़ दिस, और CB क्या है, CB बेसिकली इन दोनों के कॉस्ट कोएफिशिएंट. ठीक है. आपको फाइनली जो CJ का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, या तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके कोएफिशिएंट देखिए विच इज़ 130, राइट. तो वही चीज़ है. सो आपको बेसिकली इसको 130 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है.
सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दिस विल बी 30, 100, 4/15 -1/100, सॉरी 1/150 है, ओके, और ये -1/15 2/75, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो आई विल गेट 1 रो एंड 2 कॉलम्स, दैट इज 22/3 और 2/3, ठीक है। तो मुझे ये सोल्यूशन मिला। अब मुझे क्या करना है, मुझे नया कोएफिशिएंट निकालना है कॉस्ट का, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, इनमें क्या चेंजेस आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे नया एक पाई का वैल्यू मिल गया, राइट। अभी इस पाई के वैल्यू से मैं मेरा नया कॉस्ट कोएफिशिएंट निकालूंगा, तो उसका फॉर्मूला है सी बार, सी नया कोएफिशिएंट है कॉस्ट का, तो सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सी बार विल बी जो ओल्ड कोएफिशिएंट माइनस माय दिस वैल्यू विच इज पाई इनटू मेरे नए, सी माय क्वेश्चन वाज टू चेंज 7.3 to 7.5, राइट। 7.3 को 7.5 करना था, तो जो जिसमें मुझे चेंज करना है दैट इज 7.5, वो वैल्यू यहाँ पे डालना है, ठीक है। सो दिस इज, आई कैन राइट हियर एज सी, दिस वाज द ओल्ड कॉस्ट, सो ओल्ड कॉस्ट इज 45, सी 45, सिंस देखो हम लोग C1 को X1 को चेंज कर रहे हैं ना कोएफिशिएंट, अगर यही X2 के कोएफिशिएंट को चेंज कर दे तो हम लोग ओल्ड X2 का कॉस्ट लेते कोएफिशिएंट लेते थे, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट 2, सो यहाँ पे मैं 45 ले रहा हूँ बिकॉज मैंने 7.3 को 7.5 कर दिया, तो 45 माइनस 22/3 2/3 इंटू 7/5, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आएगा -29/3, so this will be -29/3, 45 this into this and this into this, right, उन दोनों के बीच में प्लस आएगा, तो this become 22 into 7 154 divided by 5, sorry क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू वैल्यूज, सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू वैल्यूज, ठीक है। So if I will get this value and after solving this I will get -29/3 my new cost coefficient, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस 7.3 को 7.5 कर दूँ तो यहाँ 45 जो है वो -29/3 आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था, ठीक है, जो मुझे मिला है 800/3 एंड 40/3, ये वैल्यू वापस से यहाँ पे डाल देना 800/3 एंड 40/3, ठीक है। और मुझे z का वैल्यू निकालना है विच विल बी ऑप्टिमल सोल्यूशन। पर अगर आप लोग ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम में देर इज़ नो x1 इन दी ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो मैं अगर 7.3 को 7.5 भी कर दूँ बिकॉज दिस विल बिकम -29/3, x1 0 है, ठीक है। सो देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ x1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये कुछ भी होने दो, यहाँ पे कुछ भी चेंज होने दो, बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस केस, राइट। तो बट ऐसा हर बार नहीं होगा, कहीं कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड मेथड जहाँ पे कि हम लोग कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं और फाइंड करते हैं कि क्या इफेक्ट रहेगा। इसको वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पाई इज द मल्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी बी दैट इज द optimal solution of the non-basic variable that you get in the final iteration, right। तो ये मेरा 30 और 100 आया, कॉस्ट कोएफिशिएंट है नॉन बेसिक वेरिएबल के फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, इनटू माय टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट। टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट आर दी वैल्यूज इन द मैट्रिक्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। फाइनल इटरेशन में जो मेरे मैट्रिक्स बनेंगे बेसिक वेरिएबल के, उसको मैं टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट बोलता हूँ, ठीक है। पाई कैलकुलेट कर लिया हमने। पाई के बाद मुझे जो ओल्ड सी था उसको माइनस करना है, ठीक है। बेसिकली सी माइनस पाई इनटू माय न्यू
वेरिएबल दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, 7 3 के बदले 7 पाया था तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है. So in short, this is the method in which I will get the new cost coefficient by changing, if I change the coefficient of constraints. गाइस अभी हम लोग तो अपना थर्ड टाइप ऑफ स्टडी करेंगे कि थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमको क्या मिल सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में. तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हम लोग देख सकते हैं वो है चेंज इन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट. सो ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है. इसके कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल ये 2 को अगर मैं चेंज करके, ठीक है, अगर ये 2 को मैं चेंज करके 12 कर देता हूँ, सो 2 चेंजेस टू 12, सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो आंसर है उसमें क्या इफेक्ट आएगा. अब ये देखिए तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ थिंग है, बिकॉज ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने वैसे ही ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला हुआ है, ठीक है, उसमें आपको जस्ट 2 को 12 कर देना तो भी आ जाएगा, करेक्ट. पर आप ये देखिए कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कैलकुलेट किया था वो 2 को लेके किया था, ठीक है. सॉरी, आपने सिंपलेक्स टेबल जो सॉल्व किया था वो 2 को लेके किया था, आपने 12 को पकड़ के नहीं सॉल्व किया था. तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा ये 2 के हिसाब से आएगा, ठीक है. पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको इनिशियली 12 करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है. ये दोनों अलग चीज़ है, जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी है नहीं. नो डाउट कि सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी, बट स्टिल ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसे ही रखिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो भी x1 x2 x3 का वैल्यू है वहाँ पे आप x3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रादर देन 2. ऐसा नहीं करना है, ठीक है. वो तो सबसे ईजीएस्ट वे आ गया, लेकिन आप 2 को अगर 12 कर देंगे तो देर आर चांसेस कि आपका आपका पूरा सिंपलेक्स टेबल ही चेंज हो जाए, ठीक है. इस केस में अगर आप देखिए तो मैंने इसको सॉल्व किया है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ऐसा है जिसमें x3 है नहीं, ठीक है. तो देर आर नो इफेक्ट ऑफ x3 ऑन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. वो क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरा उसका सोल्यूशन मिला है, दैट इज़ 1 and 2, ठीक है. यहाँ पे देखिए तो अगर z को मैक्सिमाइज़ करना है इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप देखिए x1 कितने टाइम्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहा है उसका 4 टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4. सिमिलरली x2 कितना है, 6 है, x3 कितना है, 2 है. सो x3 इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट एज कंपेयर टू x1 एंड x2, ठीक है. उतना रैपिड की राइज नहीं रहेगा इसका, तो इसीलिए इसको ज़ीरो रख के पूरे रिसोर्सेज सिर्फ इन दोनों को देने, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, राइट. तो उसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आया वहाँ पे भी आप देख सकते हैं x1 और x2 ही है सिर्फ, ठीक है. लेकिन अगर मैं इस 2 को अगर 12 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखिए अब मेरा कोएफिशिएंट जो x3 का वो 12 हो गया, मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा मेरा ये जो है हेल्प करेगा प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, ठीक है. तो उस केस में आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी चेंज होगा, ठीक है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब ये हम लोग कंसिडर करेंगे. तो है बहुत सिंपल ये भी सॉल्व करना, ठीक है. आप अगर ध्यान से देखिए तो नाउ दिस इज़ x3, राइट. अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पे 12 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा. तो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर यहाँ पे 12 आ जाता है तो सी zj वुड बी -4 + 12 विच इज़ 8, राइट. एंड अगर यहाँ पे 12 आ जाता है तो 12 - 8 इज़ 4, सो दिस विल बिकम 4 cj - zj. आई रिपीट अगेन, वापस बताता हूँ. देखिए zj पहले कैलकुलेट करना है आपको, तो -4 + 12 विच इज़ 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. और cj - zj, यहाँ पे cj चेंज हो गया मेरा, 2 के बदले 12 कर दिया मैंने, ठीक है. तो अब क्या होगा, हाँ यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से नहीं करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं 12 कर देता हूँ तो देखिए पॉजिटिव नंबर आ गया यहाँ पे, दैट इज़ 4, राइट. अगर 4 आ जाता है तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है. उस केस में मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा एंड थीटा वुड बी -1 / 1, right. This will be -1, 2 / 2 is 1, correct. So this will leave, that means x2 will leave
and x2 leaves and x3 enters into the system। ठीक है, अभी आपका x2 लीव करेगा और x3 एंटर करेगा, बिकॉज x3 का मैंने जो कॉस्ट कोएफिशिएंट था वो बढ़ा दिया, राइट। सो अब ये मेरा हो गया पिवोट एलिमेंट, इसको मैं डिवाइड करूँगा और जो हम लोग जैसे करते थे वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें तो फाइनल सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। सो आई सॉल्व इट अर्लियर ओनली। सो द फाइनल सोल्यूशन दैट आई गेट इज x1 and x3 in the final solution 4 and 12। मैंने आपको बताया था 12 का इफेक्ट अभी दिख रहा है आपको, क्या है कि x3 ने x2 को निकाल दिया। ठीक है, अब x1 का कोएफिशिएंट x2 से कम था, लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट के मैनिपुलेशन है, कंस्ट्रेंट के रिक्वायरमेंट ऐसे हैं कि x1 को छोड़ नहीं सकता मैं, तो मैं x2 को सिंपलेक्स टेबल ये आइडेंटिफाई करता है, तो x1 को छोड़ने के बदले x2 को निकालेगा वो। ठीक है, सो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 and x5, the optimal solution would be table would be 0 1, यहाँ पे आएगा 7/6 -1/6 -1/6 1/6, RHS would be 2 1 and CJ minus ZJ डायरेक्टली लिखता हूँ, which will be -0 -2 0 -8/3 and -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में मेरा x1 जो है 2 आया है और x3 जो है 1 आया है, जहाँ पे z मेरा क्या हो जाता है, z विल बी 4 × 2 इज 8 + 2, एक मिनट, z विल बी 4x1, तो 4 × 2 + 6x2, x2 इज 0 + 12x3। ठीक है, 2 के बदले 12 हो गया, सो दिस इज 8 + 12 20। अगर ये मैं ओल्ड मेथड्स ओल्ड सोल्यूशन का अगर मैं z का वैल्यू निकालूं, सो वो आ जाता है z इज इक्वल टू 4 × 1, x1 1 था और x2 2 था, राइट, प्लस 6 × 2, so this is 4 plus 6 to the 12 which is 16। so profit increase हुआ। ठीक है, तो ये चेंजेस था जो हम, अगर मैं आपको डायरेक्टली हम अगर करते तो उस केस में क्या होता था, उस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन में देखिए x3 है ही नहीं, सो डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता था। तो डायरेक्टली नहीं करना है आपको x3 का सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर देना है। यू हैव टू अगेन फाइंड, ये 2 को 12 कर दीजिए आप। ठीक है, और फिर एक वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा, सो दैट मीन्स x3 इज गोइंग टू एंटर इनटू द सिस्टम। तो आपको थीटा निकाल के एक वेरिएबल को लिविंग वेरिएबल को फाइंड करके फिर निकाल के आपको एंटरिंग वेरिएबल x3 को ऐड करके आपको नया वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑल द 3 मेथड्स आर गोइंग टू वर्क इन सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ है, पर आई डोंट थिंक कि वो सारे चीज़ कवर करने के लिए का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आर मॉड्यूल और आर सीरीज आर बेस्ड ऑन ओनली ऑपरेशन टॉपिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, एंड दिस इज not basically this is a detailed version or detailed topic in OR, so we are not going to consider it। okay, so basically आपको एग्जाम में यही 3 टाइप के प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जिनके